नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए कंप्लीट पॉलिटी की एक ऐसी मैराथन वीडियो लेकर आ चुका हूं जिसमें आपको 100 क्वेश्चन कराने वाला हूं। क्लास 6, 7, 8 तीनों क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटी को पूरी तरह खत्म किया गया है। आज की यह वीडियो अगर आपने अंत तक देख ली, पॉलिटी का कैसा भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाए आप उस क्वेश्चन को कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने पूरी तरह पॉलिटी को खत्म कर दिया है मात्र एक वीडियो में। यहाँ पर आपको ऐसे भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ पीवाईक्यू, यानी कि जितने भी आज तक पॉलिटिकल साइंस के पीवाईक्यू क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं वो भी यहाँ पर आपको कराने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, संसदीय और संघीय प्रणाली जो है इसी को भारत ने अपनाई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि यहाँ पर 3 आपके अधिकार दिए होंगे, एक नहीं होगा, उसी को पहचान कर आपको बताना है। शिक्षा का अधिकार भी मौलिक अधिकार आपका है, जो कि किस अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 21 में आता है। किस में आता है, मैंने आपको बताया अनुच्छेद 21 में आता है। शोषण के विरुद्ध भी है, जो कि किस अनुच्छेद के तहत ये आपका आता है, ये आता है 23 से लेकर 24 के बीच में। ठीक है, धर्म की आजादी का भी अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, जो कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, ये है आपका 25 से लेकर 28। ठीक है ना। यहाँ पर संपत्ति का अधिकार जो कि मौलिक अधिकार नहीं है, इसको समाप्त कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन यहाँ पर 4, संपत्ति का अधिकार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि अस्पृश्यता के किसके आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। शारीरिक विकलांगता, लिंग, जाति, वंश। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा जाति। कास्ट सिस्टम जो है, जाति व्यवस्था है, वो किसको भेदभाव को दर्शाती है, वो अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को दर्शाती है। ठीक है, जाति व्यवस्था। अस्पृश्यता का उन्मूलन परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब कि अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी कि इसको समाप्त किया गया है किस अनुच्छेद के तहत, इसको दोस्तों समाप्त किया गया है अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। याद रखेंगे, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है। आपसे पूछा है कि सार्वजनिक सेवा क्या होती हैं। ऐसी सेवाएं जो सभी जगहों पर लागू की जा सकती हैं, वे सेवाएं आपकी होती हैं सार्वजनिक सेवाएं। पुलिस सेवाएं भी सार्वजनिक होती हैं। संपूर्ण भारत में आपको पुलिस व्याप्त नजर आएगी, यानी कि सभी जगह पुलिस सेवाएं होती हैं। करेक्ट यहाँ पर दिया गया है। न्यायिक सेवाएं, सभी जगहों पर न्यायालय हैं न्याय करने के लिए, यानी कि संपूर्ण भारत में ये भी सेवा सार्वजनिक सेवा के अंतर्गत आ जाएगी। मैं बात करूं अगर शैक्षिक सेवाओं की, शैक्षिक सेवा भी सार्वजनिक सेवा है, क्योंकि भारत के हर एक जगहों पर क्या है, विद्यालय बने हुए हैं जो कि शिक्षण प्रदान करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि शैक्षिक सेवाएं भी सार्वजनिक सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पर राइट दिया गया है। निर्माण सेवाएं आपकी सार्वजनिक सेवा के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर आपका ए बी और सी यहाँ पर इसका हो जाएगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन 5। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है। आपको बताना है लिंग यानी कि महिला यानी कि पुरुष, दोनों की बात यहाँ पर की गई है। ऐसा कथन आपको बताना है जो कि चुनौती देता हो। अब आते हैं विकल्पों पर। महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, ये चुनौती नहीं देता है, ये एक धारणा है। ये क्या है, एक ये रूढ़िबद्ध दोस्तों धारणा है, ना कि चुनौती देता है। अक्सर लोग क्या बोलते हैं, महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, जल्दी से जल्दी वो रोने लगती हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार की क्या है, ये दोस्तों है एक रूढ़िबद्ध धारणा यहाँ पर दी गई है। महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, ये भी दोस्तों एक रूढ़िबद्ध धारणा यहाँ पर दी गई है। महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं, ये दोस्तों देता क्या है, चुनौती देता है। ये रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है। कैसा काम करता है, ये चुनौती देने का काम करता है महिलाओं को। कैसा बताता है, जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं, महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं, ये भी दोस्तों रूढ़िबद्ध धारणा यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर होगा, महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं, जो कि रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है। बाकी सभी यहाँ पर रूढ़िबद्ध धारणाएं दी गई हैं महिलाओं के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? किसकी? विविधता का। लोगों की भाषाएं, धर्म, बोलियां, खाने का तरीका यानी कि विभिन्न प्रकार के पकवान, रहन सहन, त्योहार, सभी लोगों का यानी कि संपूर्ण भारत के विभिन्न संस्कृतियों का एक मिश्रण है। तो कहने का मतलब है उसी को बोलते हैं विविधता। आपने यहाँ पर समझ लिया होगा, यह लोगों के बीच भेदभाव को बढ़ाता है। विविधता जो है ये कभी भी भेदभाव को नहीं बढ़ाता है। विविधता एक सम्मानीय शब्द है। यह लोगों के बीच एक रूपता बढ़ाता है। एक रूप यानी कि लोग एक से ही लगने लगते हैं, एक रूपता तो यहाँ पर नहीं बढ़ाएगा। यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है, ये तो स्वीकारता है, असमानता को नहीं स्वीकारता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि लोगों के विशिष्ट सभी प्रकार के अलग अलग होते हैं, विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोगों के रहने के तौर तरीके। तो कहने का मतलब वे अपने आप में कैसे होते हैं, विशिष्ट होते हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन 7 की ओर। कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है? सत्र न्यायालय, उच्चतम, उच्च न्यायालय, जांच न्यायालय। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा जज के न्यायालय के द्वारा। जिला की बात की गई है। जिला में अगर व्यक्ति असंतुष्ट है तो वो जाएगा उच्च न्यायालय में, अगर उच्च न्यायालय में असंतुष्ट है तब वो जाएगा उच्चतम न्यायालय में। तो यहाँ पर जिला के बाद कहाँ पर जाएगा, बंदा जाएगा आपका उच्च न्यायालय में। अगर उच्च न्यायालय में नहीं काम होता है तब वो जाएगा उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन 8, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग की? महिलाओं के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार, धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार, श्रम वर्ग की वयस्क मताधिकार। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पहला वाला विकल्प, महिलाओं के लिए मताधिकार। ठीक है, इन्होंने आंदोलन किस मांग के लिए किया था? उनको भी अधिकार होना चाहिए वोट डालने का। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? आपसे दोस्तों पूछा है ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। पटवारी तो होता है जिसको लेखपाल भी बोलते हैं, ये ग्रामीण से संबंधित है। भूमि के जो मामले होते हैं, क्या होते हैं? भूमि मापने का मामला, ठीक है, भूमि को रिकॉर्ड रखने का मामला, भूमि की जो फसलें हैं उनकी जानकारी सरकार तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है? पटवारी या जिसको लेखपाल भी बोलते हैं। यहाँ पर दोनों सेम दिए गए, पहले ऑप्शन और चौथे में दोनों एक ही हैं। नगर निगम वार्ड काउंसलर ये आपका होता है नगरों में, ठीक है, ये होता है नगरों में। पहला वाला होगा ग्रामीण में यानी कि गांव में, ये भी ग्रामीण से संबंधित है। भूमि रिकॉर्ड अधिकारी जिसको लेखपाल बोलते हैं, ये भी दोस्तों ग्रामीण से संबंधित है। तो नगर वाला यहाँ पर है आपका सेकेंड वाला। यहाँ से आपसे पूछा ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, ये तो यहाँ का नगर वाला दे दिया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, गलत वाला बताना था आपको। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? लोकतंत्र के बारे में गलत कथन आपको बताना है। भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया गया। बिल्कुल, प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? आम जनता वोटिंग करेगी। भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट नहीं चलाते हैं, अप्रत्यक्ष चलाते हैं। ये भी करेक्ट यहाँ पर बोला गया है। गलत आपका यहाँ पर लास्ट वाला दिया गया है। भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। 1950 में नहीं हुआ था, 51-52 में हुआ था। ठीक है,
तो यानी कि यहाँ पर 4 वाला यहाँ पर गलत आपका है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? विधानसभा के सदस्य, संसद के सदस्य, केंद्र सरकार, अटॉर्नी जनरल। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जो होती है वो किसको नियुक्त करती है? राज्य में राज्यपाल को नियुक्त करती है। करता कौन है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, केंद्र सरकार। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आ चुका है, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? मंत्रियों की परिषद, मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक। यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका थर्ड वाला विकल्प, सांसद। सांसद जो होते हैं वो क्या करते हैं? प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। कहने का तात्पर्य है सांसद जो लोग होते हैं वो एकजुट होकर प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विधायक किसको चुनते हैं? ये मुख्यमंत्री को चुनते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। कहता है कि भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? आपको यहाँ पर बताना है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जितने भी शब्द यहाँ पर आते हैं इन ये वाले क्वेश्चन, जैसे समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का है, शोषण का है, संवैधानिक, इनके आपको अनुच्छेद भी पता होने चाहिए। यानी कि 10-12 ऐसे शब्द हैं जो कि अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन आपके परीक्षा में बन सकते हैं। महत्वपूर्ण चीजें जो होंगी मैं उनको यहाँ पर आपको बताते हुए चलूंगा, ठीक है। तो अस्पृश्यता के कारण क्या है? मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों होगा कौन सा? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का उल्लंघन होता है अस्पृश्यता प्रथा के कारण, जबकि ये समाप्त कर दी गई है अनुच्छेद 17 के द्वारा। अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है। अगर मैं बात करूं समानता का अधिकार जो है दोस्तों किस अनुच्छेद में आता है? ये आता है अनुच्छेद 14 में। अगर स्वतंत्रता का अधिकार मैं बात करूं, स्वतंत्रता मैंने आपको बताया था ये आता है 19 से लेकर 22 में। 19 से लेकर 22 में 20 में गिरफ्तारी से बचाव, 21 में जीवन का अधिकार, 22 में गैर कानूनी कारावास आपके होते हैं, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों ये महत्वपूर्ण है। शोषण के विरुद्ध मैंने आपको बताया था 23 से लेकर 24 में आता है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में आता है, ठीक है। तो इतना आप यहाँ पर देखते हुए चलेंगे जो कि महत्वपूर्ण है। पहला यहाँ पर करेक्ट दिया गया है जो कि अस्पृश्यता प्रथा के कारण मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का भी उल्लेख किया गया है, सरकार के ढांचा का भी प्रयोग किया गया है, राजनीतिक दलों का नहीं किया गया है, नागरिकों के अधिकारों का भी उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, जो कि नहीं वाला आपको यहाँ पर बताना था। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करता है? विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक। यहाँ पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 4। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं विधायक, वही क्या करते हैं? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। यहाँ पर मतदाता कौन होता है? मतदाता होते हैं विधायक। मतदाता कौन होते हैं? विधायक होते हैं। यहाँ पर चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, यानी कि ये आम जनता राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव नहीं करता है, लेकिन जो सांसद होते हैं, ठीक है, तो उनका चुनाव आम जनता करती है, निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया? विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं राज्यसभा के सदस्यों को। यहाँ पर आपने समझ लिया होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर हो गया था एक तंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र, अल्पतंत्र। यहाँ पर परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा लोकतंत्र। 2006 में नेपाल जो है ये क्या हो गया? राजतंत्र से बदलकर लोकतंत्र हो गया, यानी कि 2006 से पहले यहाँ पर राजा लोग यहाँ पर शासन चलाया करते थे।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, जो कि महत्वपूर्ण है क्वेश्चन और परीक्षा में भी पूछा गया है। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं? 4, 1, 2, कोई भी नहीं, यानी कि 0, शून्य। यहाँ पर करेक्ट आंसर दोस्तों होगा 0। अगर मैं बात करूं लोकसभा के सदस्य कितने मनोनीत होते हैं, एक भी मनोनीत नहीं होते हैं। 2019 में एक कानून पारित किया गया था, जिसके तहत ये मनोनीत वाला जो सिस्टम है लोकसभा में, ये समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर होगा 0। जब समाप्त ही कर दिया गया तो राइट आंसर आपका क्या होगा? 0 हो जाएगा। वैसे अगर मैं बात करूं 2019 से पहले की, तो उससे पहले दोस्तों 2 चुने जाते थे। 2 दोस्तों यहाँ पर चुने जाते थे, भारतीय आंग्ल, इंडो आंग्ल, ठीक है। तो वो 2 सदस्य आपके यहाँ पर चुने जाते थे। लेकिन वर्तमान स्थिति की मैं बात करूं आज की, तो यहाँ पर 0 मारना होगा आपको। क्या मारना होगा? 0 मारना होगा। यहाँ पर कोई भी सदस्य मनोनीत नहीं किया जाता है लोकसभा में, आपको याद रखना होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? परीक्षा में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन। परीक्षा में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन। आपको बताना है विविधता में एकता जो शब्द है किसने दिया, मुहावरा का निर्माण किसने किया, किसने किया, आपको यहाँ पर बताना है। चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं। पहला वाला करेक्ट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, यानी कि चाचा नेहरू ने विविधता में एकता मुहावरा दिया था। भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक भी जवाहरलाल नेहरू हैं। आ चुका है यहाँ पर क्वेश्चन 19, कहता है कि प्रदूषण रहित हवा का अधिकार, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? समानता, जीवन, न्याय, आज़ादी। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे आपकी हवा हो गई, यानी कि ऑक्सीजन हो गया, और जल हो गया, प्रदूषण रहित वातावरण हो गया, ये सभी चीज़ें आती हैं जीवन जीने के अधिकार में। किस में आती हैं दोस्तों? जीवन जीने के अधिकार में, यानी कि 21 अनुच्छेद, आर्टिकल जो 21 है उसके अंतर्गत आता है जीवन का अधिकार। किसका अधिकार? जीवन का अधिकार की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। एक बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, जो कि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, जल अधिकार है, जल पीने का अधिकार है, किसमें है? ऑप्शन था वहाँ पर 21, यानी कि जीवन जीने का अधिकार यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की थी। एक केस आया था वर्ष 1997 में, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में विशाखा निर्देश की, ठीक है। तो वहां पर क्या कहा गया था? महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए क्या कहा गया था, यहाँ पर आपको बताना है। गाड़ियों में बचाने के लिए, कार्यस्थलों पर बचाने के लिए, वैवाहिक संबंधों में, या सड़कों पर। परीक्षा में आपके ये क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कार्यस्थल, यानी कि ऐसी महिलाएं जो कार्यस्थलों पर काम करती हैं, घर से बाहर काम करने जाती हैं, उनको बचाने के लिए, यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए, ठीक है, 1997 में निर्देश दिया गया था। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए। क्वेश्चन 21 यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संबंधित उपागम को चुनिएगा। चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया है, वो सबसे पहले आप यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए उपागम चुनिए, यानी कि मेथड कौन सा है जो कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के समझ के लिए विकसित हो सके। आते हैं विकल्पों पर। आदर्श स्थिति को दर्शाना, वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरण को प्रस्तुत करना, मुख्य रूप से राष्ट्र स्तरीय उदाहरणों को प्रस्तुत करना, शिक्षार्थी को कठोर वास्तविक स्थितियों से परिचित कराना। यहाँ पर करेक्ट आंसर दोस्तों होगा, यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पर सेकंड विकल्प होगा, वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरण को प्रस्तुत करना, जो कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ विकसित करने का एक बढ़िया मेथड यहाँ पर है। चलिए बात करते हैं 22 नंबर के क्वेश्चन की। 22 नंबर का क्वेश्चन
परीक्षा में आपके पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि अनुच्छेद 21 से संदर्भित है, यानी कि 21 से यहाँ पर पूछा गया है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है, जो जीवन का अधिकार से संबंधित है। क्योंकि आपको बताना है, मैंने आपको पहले ही बताया है, जीवन का अधिकार, क्या मैंने आपको बताया था दोस्तों, जीवन का अधिकार जो है वो किस में आता है, वो अनुच्छेद 21 में आता है। यहाँ पर लिखना चाहूंगा मैं, जीवन का अधिकार किस में आता है, अनुच्छेद 21 में आता है। और 21A, 21 के साथ ए लगा दो तो इसमें आ जाएगी आपकी शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार, क्योंकि शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है, करेक्ट, पहला ही यहाँ पर करेक्ट होगा, बाकी सभी यहाँ पर गलत दिए गए हैं, पहला करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, निम्न में से किसका प्रावधान शिक्षा का अधिकार अधिनियम में नहीं किया गया है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में नहीं किया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ये तो कहा गया, करेक्ट है। कक्षा में प्रवेश के लिए परीक्षा तथा डोनेशन पर प्रतिबंध ये भी लगाया गया, यानी कि प्रवेश के लिए निःशुल्क होगा, किसी भी प्रकार का कोई डोनेशन संबंधित कुछ भी नहीं लगेगा, यानी कि प्रतिबंध है, ये भी करेक्ट है। बच्चों को रोजगार की गारंटी देना, ये तो नहीं है, ये गलत है। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने की स्थिति में सार्वजनिक शिक्षा लेना, डी भी यहाँ पर करेक्ट है, ये भी यहाँ पर करेक्ट है। गलत आपका दोस्तों है सी नंबर का, बच्चों को क्या करना, रोजगार की गारंटी देना, जो कि गलत है, नहीं, यानी कि गलत बताना था, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। किसका नहीं किया गया है, आपको बताया तो था, राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं किया गया है, बाकी सभी का उल्लेख किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार नहीं है, जबकि यहाँ पर सभी हैं, मैंने अभी आपको बताया था। चलिए आगे के क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं। कहता है 26 नंबर का क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है। एक यहाँ पर मैंने एक आजमाया हुआ तरीका आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। आपकी जो परीक्षा है, क्या है, आपकी जो परीक्षा है 20 से लेकर आप यहाँ पर 20 जो है 20 से लेकर आप यहाँ पर मतलब कि 25-26 तक, ये अनुच्छेद आपकी परीक्षा में मतलब कि कई बार पूछे जाते हैं। जैसे शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की आज़ादी का अधिकार, अप्रसता उन्मूलन का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद कई बार आपकी परीक्षा में रिपीट होते हैं। ये 4-5 अनुच्छेद हैं, इनको आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर बार पूछे जाते हैं। 22 सुनिश्चित करता है, 22 क्या सुनिश्चित करता है, 22 मैंने आपको बताया था स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे है, स्वतंत्रता से संबंधित है। 21 से लेकर 22, ठीक है, 21 से 22 स्वतंत्रता से संबंधित है। 21 में क्या है, 21 में है जीवन का अधिकार। 22 में क्या है, गैर कानूनी कारावास, गैर कानूनी कारावास 22 में है। तो 22 वाला यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पर होगा बी वाला। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में व्यवहार से बचने का अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 22 में है। 21 में क्या है, जीवन का अधिकार है, ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर शिक्षा का अधिकार दोस्तों किसमें है, मैंने आपको बताया था, शिक्षा का अधिकार महत्वपूर्ण है, 21A में है शिक्षा का अधिकार। शोषण के विरुद्ध मैंने बताया था आपको, ठीक है, नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं याद है। 23 से लेकर 24 में है शिक्षा का अधिकार, 23 से लेकर 24 में है शिक्षा का अधिकार। यहाँ पर गिरफ्तारी के दौरान बचना आपका है 22 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 32 में। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न 27 नंबर का क्वेश्चन, जिस मौलिक अधिकार को आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है वह है। जैसा कि आपातकाल लगाया जा सकता है, लेकिन एक अधिकार को कभी नहीं समाप्त किया जा सकता है, उस वाले अधिकार को आपको यहाँ पर बताना है। शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, ये भी भंग हो सकता है, ये भी खत्म किया जा सकता है। निवास की स्वतंत्रता, ये भी खत्म किया जा सकता है। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, ये नहीं खत्म किया जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी आपातकाल के दौरान समाप्त किया जा सकता है। करेक्ट आंसर की मैं बात करूं, जीवन, जो जीवन का अधिकार है,
ठीक है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आपातकाल में समाप्त नहीं किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 28 की। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, टीटी कृष्णामाचारी, सी राजगोपालाचारी। करेक्ट आंसर सी राजगोपालाचारी, जो कि एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो आप सभी लोग जानते होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में जो रजवाड़े थे, देसी रजवाड़े थे, ठीक है, उनको एकीकरण किया, यानी कि उनको समाप्त किया, एक ही मतलब कि भारत में मिला दिया। उस व्यक्ति का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन यानी कि लौह पुरुष भी बोला जाता है। लौह पुरुष भी इन्हीं को बोला जाता है। बारदोली सत्याग्रह, एक याद रखेंगे, बारदोली। बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में लगभग आपका चला था गुजरात में, ठीक है। वहां की जो महिलाएं थी उन्होंने सरदार की उपाधि दे दी, सरदार की उपाधि दे दी बारदोली, बारदोली सत्याग्रह में, ठीक है, सरदार को। ये आप याद रखेंगे क्योंकि टीचिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर कहता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रमुख भारतीय विचारक कौन था? पंडित नेहरू, एम एन राय, एस एडांगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर की बात करूं तो पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, पंडित नेहरू, जो कि लोकतांत्रिक समाजवाद के भारतीय विचारक थे। ऐसा क्वेश्चन आपने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी से डायरेक्ट परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आपसे पूछा क्या था? लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रमुख भारतीय विचारक पंडित नेहरू। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। 31 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि लोकतंत्र में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिनिधित्व, लोकतंत्र, लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, बिल्कुल अप्रत्यक्ष ही लेते हैं, और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। यहाँ पर करेक्ट बोला गया है। सरकारें नियमित चुनाव द्वारा बदली जा सकती हैं, बिल्कुल बदली जा सकती हैं नियमित चुनाव के द्वारा। तो दोनों ही यहाँ पर राइट हैं, पहला वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? नहीं करके यहाँ पर दिया गया है, आपको नहीं वाला बताना है। प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया होती है, बिल्कुल करेक्ट। जनता का निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, प्रत्यक्ष नहीं होती है, गलत। जनता को मतदान का अधिकार भी है, करेक्ट। मतदान का प्रतिनिधि चुनाव, करेक्ट। तो गलत कौन सा है? गलत आपका यहाँ पर वी वाला है, यानी कि सेकेंड वाला है, नहीं वाला आपको बताना था। तो इस प्रकार करेक्ट आंसर भी यहाँ पर माना जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। कहता है कि कौन सा राजनीतिक दल का उद्देश्य नहीं है? जैसे अपनी इंडिया की मैं बात करूं, जितने भी राजनीतिक दल हैं उनका किसी ना किसी उद्देश्य होता है, यानी कि उनका विशेष उद्देश्य होता है, लेकिन नहीं उद्देश्य होता है। ऐसा कौन सी चीज यहाँ पर आपकी है, आपको बताना है। अपनी विचारधारा का प्रचार करना सभी का उद्देश्य होता है, चाहे भाजपा की बात करूं, चाहे कांग्रेस की बात करूं, किसी भी पार्टी की मैं अगर बात करूं, सबकी विचारधारा अलग अलग होती है। वो अपनी विचारधारा का प्रचार करना चाहते हैं, यानी कि पहला वाला करेक्ट है। लोगों का आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक विकास कौन करता है? साधु संत महात्मा लोग करते हैं, यानी कि गलत यहाँ पर दिया गया है। ये राजनीतिक दल का उद्देश्य नहीं है आध्यात्मिक विकास करना। मोक्ष कैसे प्राप्त होती है, ये किसी नेता यानी कि किसी दल का उद्देश्य नहीं होता है। लोकमत का निर्माण करना उद्देश्य होता है। सरकार बनाने की आकांक्षा भी राजनीतिक दल की उद्देश्य होती है। तो कौन सा नहीं होता है? बी वाला नहीं होता है। तो यही यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, जैसे यहाँ पर आपका गलत है, ये कैसा है? गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पूछ लिया जाता उद्देश्य है, ऐसे करके दिया जाए उद्देश्य है, यहाँ पर एक नंबर में दे दिया जाए ए कामा वी कामा सी, इतने दूसरे में दे दिया जाए ए बी डी सी डी कुछ भी करके, ठीक है।
तो आपको गलत आपने पहचान ही लिया, बी नहीं होगा। बाकी में ए हो चाहे सी हो चाहे डी हो, वो आप करेक्ट मार सकते हो। क्योंकि अगर आपने ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर समझ लिया, आप हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर कर लोगे। क्योंकि आज की इस वीडियो में पॉलिटी को हम पूरी तरह समाप्त करेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, फटाक से लाइक कर लो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल की श्रेणी में नहीं है? यानी कि राष्ट्रीय दल आपका कौन सा नहीं है? शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी। यानी कि राष्ट्रीय स्तर की सरकार बहुजन पार्टी भी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, लेकिन शिवसेना आपकी मतलब कि राष्ट्रीय दल के अंतर्गत नहीं आती है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर पहला वाला हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। 35 आ चुका है। संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, करेक्ट। कानून के अनुसार सरकार, करेक्ट। लोकतांत्रिक सरकार, करेक्ट। उपरोक्त सभी, करेक्ट। करेक्ट कौन सा यहाँ पर हुआ? ऑप्शन यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर हुआ। संवैधानिक सरकार का अर्थ होता संविधान के अनुसार सरकार, लोकतांत्रिक सरकारें, कानून के अनुसार सरकार का अनुगमन। यही यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दिस। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन 36 की। कहता है कि क्या कहता है? जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रभुसत्ता, राजतंत्र, स्वेच्छाकारी, धर्मनिरपेक्षता। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? भारत एक धर्म निरपेक्षित देश है। यहाँ पर सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी धर्म हो। यानी कि भारत का संविधान सभी धर्मों को समान मानता है, किसी एक धर्म को विशिष्ट नहीं मानता है। भाई आपका क्या होता है? धर्म निरपेक्षता होता है, जो कि यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है राज्य धार्मिक मामलों में, उसको धर्मनिरपेक्षता यहाँ पर बोला जाता है। अब बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन 37 की। एक निश्चित क्षेत्र जहाँ रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है राज्य, क्षेत्र, सीमा, निर्वाचन क्षेत्र। करेक्ट आंसर यहाँ पर दोस्तों होगा निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र जहाँ पर क्या करते हैं? मतदान यानी कि वोटिंग सिस्टम होता है, प्रतिनिधि चुना जाता है, प्रतिनिधि। तो उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? निर्वाचन क्षेत्र, उस क्षेत्र को बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है? गलत कथन आपसे बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं। लोकतंत्र में एक शासक के पास देश का शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। एक शासक के पास, शासक यानी कि राजा के पास। तो यहाँ पर ये पहला वाला क्या है? पहला वाला यहाँ पर दोस्तों गलत दिया गया है। ठीक है, गलत आपको बताना था, तो पहला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। परंतु अन्य को भी यहाँ पर देखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आपका थोड़ा बहुत विकल्प में चेंज करता है, बाकी वही रहता है लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र में लोग निर्णयों पर प्रश्न उठा सकते हैं, बिल्कुल निर्णयों पर प्रश्न उठा सकते हैं। लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद के नेता चुनने की छूट होती है, करेक्ट। लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रता प्राप्त होती है, करेक्ट। चलिए आपको मैंने आंसर तो इसका बता ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर कहता है कि भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है? अध्यक्षात्मक सरकार, लोकतांत्रिक, साम्यवादी, पूंजीवादी सरकार। तो यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर आपका है साम्यवादी सरकार। जो भारत के स्टेट हैं वो कैसे हैं? वो एक साम्यवादी हैं। साम्यवादी का मतलब होता है समाजवादी। ठीक है, समाज यानी कि नियंत्रण। साम्यवादी कहने का मतलब होता है इस पर जो नियंत्रण होगा किसका होगा? राज्यों पर नियंत्रण किसका होगा? राज्य का ही होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। 40 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि संघवाद से तात्पर्य है देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार का होना, देश को चलाने के लिए राज्यों का संघ होना, केवल केंद्रीय सरकार को कानून बनाने का अधिकार होना, न्यायपालिका देश में सर्वोच्च शक्ति है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा देश में एक या एक से अधिक सरकार का होना क्या कहलाता है? संघवाद कहलाता है। परीक्षा में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका था। ठीक है,
क्योंकि एक बार पूछा गया परीक्षा में, देश में एक से अधिक स्तरों वाली सरकार क्या कहलाती है? एकात्मक, संघवाद कहलाती है, केंद्र सरकार कहलाती है, तो क्या कहलाती है? संघवाद कहलाती है, जिसमें एक से अधिक स्तर होते हैं। ठीक है, भारतीय सरकार में मतलब कि कितने स्तर हैं? 3 स्तर की सरकार है, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और एक स्थानीय स्तर। मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा केंद्र स्तर, राज्य स्तर, राज्य के बाद में है स्थानीय स्तर। भारत में 3 स्तर की सरकारें हैं, यानी कि संघवाद है। चलिए बात करते हैं 41 नंबर के क्वेश्चन की। भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य है अधिनियम बनाना, संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना, प्रधानमंत्री को चुनना, राष्ट्रपति को चुनना। तो आपसे पूछा क्या गया है? भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी कार्य, जनतंत्र यानी कि आम लोगों में कौन सा यहाँ पर कार्यकारी कार्य है? अधिनियम बनाना ये जनतंत्र का कार्यकारी काम है? नहीं। संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना, ये भी नहीं। प्रधानमंत्री को चुनना, ये होता है। ठीक है, तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? जनतंत्र, यानी कि आम लोगों का एक कार्य हो सकता है भारत में प्रधानमंत्री को चुनना। राष्ट्रपति को नहीं चुन पाएंगे आम लोग। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 की। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर आ चुका है। कहता है क्या है, इस पर आपको ध्यान देना है। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य, धर्मनिरपेक्षता मैंने आपको बताया था, सभी धर्मों को समान मानता है भारत। धर्म से धर्मनिरपेक्षता का कोई संबंध नहीं। अधार्मिकता, राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन, राज्य का संबंध किसी भी धर्म से नहीं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, कैसा भी हो, उसको कोई लेना देना नहीं। वो आपका होता है धर्म निरपेक्षता। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? बिल्कुल न्यू क्वेश्चन आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, बिल्कुल नया ट्रेंडिंग क्वेश्चन, मतलब कि आपकी सीटेट की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने पारित किया था? ये किया था जयप्रकाश नारायण ने। किसने? जयप्रकाश नारायण, जो कि बिहार से संबंधित हैं। ये आपके बहुत महत्वपूर्ण है, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो इन्होंने ही नारा दिया था लोकतंत्र का प्रस्ताव। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 44। प्रजातंत्र को जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन किसने कहा? ये स्टेटमेंट महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, रूजवेल्ट, चर्चिल। करेक्ट आंसर होगा अब्राहम लिंकन। ये जो यहाँ पर परिभाषा दी गई है, डेमोक्रेसी की यहाँ पर परिभाषा दी गई है, यानी कि लोकतंत्र की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। तो करेक्ट आंसर अब्राहम लिंकन, जिन्होंने कहा जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन, ये बोला है अब्राहम लिंकन ने। चलिए बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 की। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? राजगोपालचारी, अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, चाचा नेहरू। करेक्ट होगा यहाँ पर अंबेडकर साहब जो थे वो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, यहाँ पर याद रखेंगे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष आपके थे, अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर दूसरा वाला। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? समवर्ती में कौन करता है? जो समवर्ती सूची होती है इसमें राज्य और केंद्र के साथ राज्य दोनों काम करते हैं। करेक्ट आंसर पहला वाला होगा। केंद्र सरकार व राज्य सरकारें दोनों मिलकर इस सूची के मामले को सुनते हैं, समवर्ती सूची के मामले को। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? मैंने आपको बताया सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर BR अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो करेक्ट आंसर आपका होगा यहाँ पर थर्ड वाला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 48 की। डॉक्टर BR अंबेडकर
निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? महत्वपूर्ण है, परीक्षा में एक बार पूछा गया क्वेश्चन है। समानता का, स्वतंत्रता का, संवैधानिक उपचारों का, धार्मिक का। कई बार आपने देखे होंगे अनुच्छेद वाले क्वेश्चन, समानता, शोषण, स्वतंत्रता, इन्हीं के बीच में इर्द गिर्द घूमता रहता क्वेश्चन है। यानी कि अनुच्छेद आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा, इन 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 चार में से पांचों का। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपकी परीक्षा के लिए। वैसे तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा। ये किसमें है? ये है अनुच्छेद 32 में। किसमें है? अनुच्छेद 32 में है, याद रखेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता वाला मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये था 25 से 28 में, 25 से 28 में है, 25 से लेकर 28 में है। समानता का मैंने आपको बताया था, समानता आप याद रखेंगे 14 में है। ठीक है, अनुच्छेद 14 में है। स्वतंत्रता का अधिकार आपको मैंने बताया था, ये जो है स्वतंत्रता का अधिकार ये किसमें है? 19 से लेकर 22 में है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न 49 नंबर के क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 18, 28, 24, 22। करेक्ट होगा यहाँ पर 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है 50 नंबर का क्वेश्चन। भारतीय संविधान द्वारा दिया गया खाली जगह नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है। क्वेश्चन बहुत लंबा है लेकिन समझने का फर्क है, तो आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। ठीक है, तो जीवन का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे बोला क्या गया है कि भारतीय संविधान द्वारा दिया गया नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। तो आपने यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकला? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन वाला जो है वो किसमें आता है? वो दोस्तों आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसमें आता है? यहाँ पर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है 51 नंबर का क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अप्रस्तुतता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? मैंने आपको क्या बताया था, चलिए आपको बताना है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद यहाँ पर है 28, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? अनुच्छेद 17, जिसमें क्या है? अप्रस्तुतता का उन्मूलन, अप्रस्तुतता प्रथा का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में है, यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की। ये मैंने क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, ये ज्यादातर आपके परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है जीवन के अधिकार से, संवैधानिक उपचारों के, धार्मिक स्वतंत्रता से, समानता के अधिकार से। आपने अधिकतर क्वेश्चन यहाँ पर देखे होंगे जो कि इन्हीं के इर्द गिर्द यहाँ पर घूम रहे हैं। यानी कि परीक्षा में इतने सारे क्वेश्चन जो कि इन्हीं से घुमा घुमा के पूछे गए हैं। अगर आप इन सभी को कन्फर्म कर लेते हो तो पॉलिटी के क्वेश्चन सभी आपसे यहाँ पर हो जाएंगे। तो 21 जो है, 21 है जीवन के अधिकार से संबंधित। 21 के बाद 21 है आपका, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार जो है वो 21 में है, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 21 ए में क्या है? ए में है आपकी शिक्षा है। चलिए बात करते हैं 53 नंबर के इस क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? धर्मनिरपेक्ष मैंने आपको बताया था, किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है राज्य, वही होता धर्मनिरपेक्ष राज्य। गलत आपको बताना है, क्या बताना है? गलत बताना है। राज्य सरकारी संस्थाओं को धर्म विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की उन्नति प्रदान करता है अनुमति। गलत है दोस्तों, ये कैसा है? गलत है। राज्य धर्म के एकदम पृथक नहीं है, परंतु वह धर्म से एक निश्चित दूरी बनाता है, बिल्कुल। भारतीय राज्य किसी एक विशिष्ट धार्मिक समूह द्वारा शासित नहीं है, बिल्कुल राइट। राज्य किसी धर्म विशेष को ना थोपेगा, ना ही लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा, करेक्ट।
तो गलत यहाँ पर मैंने आपको बताया, ये वाला गलत है, गलत ही आपको बताना था, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर पहला वाला यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। कहता है कि अधिकार जो कानूनी अधिकार के रूप में तो हैं लेकिन संवैधानिक अधिकार के रूप में नहीं है। अधिकार जो कानूनी अधिकार के रूप में है लेकिन संवैधानिक अधिकार के रूप में नहीं है, कौन सा? अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार। तो यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। चलिए दो कथन पर विचार कर लेते हैं। भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं। बिल्कुल राइट यहाँ पर है आपका पहला वाला। शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है। बिल्कुल करता है, यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा निर्णय अन्यायपूर्ण है। दोनों यहाँ पर राइट हैं आपके, दोनों यहाँ पर कैसे हैं? दोनों यहाँ पर राइट हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लेखित नहीं है? कृषि भी राज्य में है, कानून व्यवस्था भी राज्य में है, भूमि राजस्व भी आपके कहाँ पर है? राज्य सूची में है, परंतु नागरिकता आपकी ये नहीं है। ये आपकी किस में है? ये आ जाएगी केंद्र सूची में, ठीक है। तो ये वाली आपकी इसमें नहीं सम्मिलित है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द को सम्मिलित किया गया? ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग जानते ही होंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत पंथ निरपेक्ष, समाजवादी जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। चलिए बात करते हैं 59 नंबर के क्वेश्चन की। कहता है कि भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? अंतरात्मा कहा जाता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित, मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग आरक्षण नीति से संबंधित। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना, जिसको क्या बोला जाता है? संविधान की अंतरात्मा बोला जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। कहता है कि जाति और जेंडर से जुड़े हुए द्वंद्वात्मक विषयों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पूरी तरह बचना चाहिए, कक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए। गलत। अनडित रखना चाहिए और इन पर विभिन्न आयामों से चर्चा करनी चाहिए। शिक्षक की अपनी समझ और विश्वास मत पर केंद्रित होनी चाहिए। गलत। यानी कि शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षक के ही विश्वास होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों की भावनाओं के अनुसार चर्चा करनी चाहिए, नहीं। करेक्ट आंसर जो सबसे उपयुक्त यहाँ पर है वो है यहाँ पर सेकंड वाला। अनिर्णित रखना चाहिए और इन पर विभिन्न प्रकार से आयामों पर चर्चा करनी चाहिए। वीडियो दोस्तों आपके लिए यहीं तक था। अगर अच्छा लगा हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।